नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बड़ी चुनावी सरगर्मियां। आज पोंगल महोत्सव के साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गोवा में आज समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्नत तकनीक और सेंसर से लैस है अत्याधुनिक स्वदेशी पोत। कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा चुनाव के चरणों और अन्य अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कहा, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बर्दाश्त नहीं। उल्लंघन करने पर जोरदार हमले की धमकी। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की शुरुआत आज से। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 11 जनवरी तक होगा आयोजन। देश भर में खिलाड़ी होंगे शामिल। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थ स्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने तस्वीरों के साथ एक लेख भी साझा किया है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना। महान तीर्थ पर हुए हमले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आक्रमण को लेकर आगे लिखा है कि ये ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। 1000 वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। सोमनाथ की गाथा भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। इसके लिए महान पुरुष और महिलाओं ने रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र करते हुए लेख में उन्होंने लिखा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं सोमनाथ मंदिर पर यह विशेष वीडियो। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है
12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनवी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। और यही तो सनातन की चिर निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर श्वास महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद जिसमें अस्तित्व मिटाने की हनक थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल और कोटि कोटि भक्तों की अटूट श्रद्धा का जय घोष है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। यह भारत की अडिग आस्था की प्रतिध्वनि है। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर हमारे आत्मबल,
पुनर्जागरण और अविनाशी विश्वास का प्रतीक है। बार बार ध्वस्त होने के बाद भी सोमनाथ का पुनर्निर्माण इस बात का प्रमाण है कि हमारी आस्था अडिग है और सनातन संस्कृति अमर है। इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी हैं, प्रोफेसर हैं, आप इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री JNU के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर तिवारी DD न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले यही बात कि मानव इतिहास की बात करें तो उसमें अगर सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ उसको खंडित करने की कोशिश की, ये इस मानव इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। लेकिन इसका संदेश यही है कि बार बार इस पर हमले होने के बाद भी आज भारत गौरव के साथ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर अपनी अटूट आस्था, सभ्यता और कहीं ना कहीं गौरव का प्रतीक माना जाता है। भावना जी, जय श्री सोमनाथ। सबसे पहले आपने अपने कार्यक्रम में जो दिखाया और उसका एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक अपने ब्लॉग में बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर मैं उसके एक अंग्रेजी के वाक्य से प्रारंभ करूं, उन्होंने कहा है कि 1000 वर्ष के बाद, इस आतताई घटना के 1000 वर्ष के बाद आज भी वो जो समुद्र है पाटन में, अभी भी वो अविरल अपनी हुंकार लगा रहा है। सोमनाथ का मंदिर खड़ा हुआ है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे भारत की जो आस्था है, शिव में जो आस्था है, शिव के बिना भारत की परिकल्पना कभी की नहीं जा सकती। आपको स्मरण होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत के कंकर कंकर में शंकर है और जहां जहां उनका ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। सोमनाथ पर 1026 में जब गजनी ने हमला किया था, उसके पीछे का तमाम प्रकार के पूरा इतिहास बता दिया है प्रधानमंत्री ने अपने इस सुंदर लेख में, मर्मग्राही लेख में। उसके पीछे एक आधार यह हो सकता था कि लोगों को धन चाहिए था, तो धन लूट करके ले जाते। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो घृणा की प्रेरणा से वहां पर पहुंचे थे। गजनी और उसके बाद और कई बार अटैक हुआ है, उस पर हमला हुआ है, तो धन तो लेकर के ही गए, लेकिन उसकी जो मूर्ति है, हमारा जो शिवलिंग है, उसको जो खंडित किया, उसको भंग किया, उसके पीछे की जो भावना है वो घृणित भावना है। इस भावना से ऊपर उठने की आवश्यकता है और उसके ऊपर उठने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता का हम स्मरण रखें और हमारी संस्कृति का जो आधार है, शिव है, जो मूल है, उसको यदि हम स्मरण रखते हैं। और इसीलिए 2 महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाए हैं। ये जनवरी 2026 का जो माह है, एक तो 75 वर्ष हुए हैं सोमनाथ मंदिर के इतने भव्य निर्माण का, और दूसरा जो महत्वपूर्ण यह है कि 1000 वर्ष पहले गजनी ने जो इतना बड़ा आक्रांता था, वो उसने हमला किया, लोगों को, इतने लोगों को मारा और नरमुंडों का वहां पर एक तरह से शिखर बना दिया और धन लूट के ले गया। यहां तक कि हमारे, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने लेख में, और वो इतिहास का एक हिस्सा है कि ये मुंशी को उल्लेख करते हैं वो, कि वो एक इटर्नल जगह है, बिल्कुल अविरल और अनंत काल तक चलने वाली जो भावना है, आस्था है हमारी, वहां पर मंदिर बनाए गए। और अंत में 1951 में जब मंदिर का निर्माण पुनः हुआ, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो एक प्रकार से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका उल्लेख करते हैं सादर और सहृदय, कि उनकी जो इच्छा थी कि ये सोमनाथ मंदिर एक बार फिर अपने भव्य रूप में आए, और भव्य रूप में था। इस प्रकार से अगर आप इस लेख को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं, आज मैं इस लेख को पढ़ ही रही थी प्रोफेसर तिवारी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में कहा है कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक सोमनाथ शब्द नहीं है, अपने दिलों और दिमाग में यह गर्व का एहसास दिलाता है और आस्था की अटूट प्रतिबद्धता का भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंब ये है। लेकिन जिस तरीके से इसके साथ एक बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी बड़ी बातों का जिक्र इसमें किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र आप कर रहे थे, उनका योगदान 1991 के बाद, जिस तरीके से आपने बताया कि 75 वर्ष सोमनाथ मंदिर भी अपने पूरे कर रहा है, और साथ ही साथ अहिल्याबाई होलकर, इन विभूतियों का योगदान भी सोमनाथ मंदिर को आज जिस शेप में वो खड़ा है उसको बनाने में एक बड़ा योगदान उनका भी रहा है। और आप जैसा कि उनके लेख में उन्होंने एक बार कहा कि आस्था और धर्म में जब विश्वास होता है, जिस समाज में, जिस लोक में,
वहां पर इस प्रकार के आक्रांता आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आस्था और विश्वास अटूट बना रहेगा, क्योंकि वो हमारी जो आस्था है शिव में और इस देश में, इस सभ्यता में, धर्म में, और गुडनेस का उल्लेख किया उन्होंने, वो अनंत काल तक अनंत भाव को जगाए रखती है। होलकर, अहिल्याबाई होलकर जी है, उनका भी पिछला वर्ष उनकी स्मृति में मनाया गया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, उनका एक मंत्र रहा है, विकास भी और विरासत भी। इतिहास को वो कभी हमको नहीं चाहते हैं कि हम भूलें किसी रूप में, न ही उसके प्रति किसी प्रकार का एक दमन भाव हो, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जिसके मूल में शिव है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, बैद्यनाथ हो, हर जगह पर जो शिव शिव दिखाई पड़ता है। इसलिए उसमें जो हमारी विशद एक आस्था है, उस आस्था को एक प्रकार से वो स्मरण करते हैं, उसको प्रणाम करना चाहते हैं, और ये हमको और स्मरण यही कराना बात है चाहते हैं कि प्रोफेसर आपको तिवारी की 1000 वर्ष के प्रधानमंत्री इस नरेंद्र मोदी क्रूर अपने लेख आतताई में ये भी लिखते शासक हैं के कि कर्म इस कृत्यों को भूलना नहीं चाहिए। त्रासदी को, या जो 1000 पूर्व पहले हुआ, उसको विध्वंस की गाथा ना दिया जाए, और उस गाथा को एक गौरव की गाथा दिया जाए, जिसमें एक स्वाभिमान की गाथा थी, और करोड़ों लोगों ने उसको बनाने, उसके निर्माण और उसके पुनर्निर्माण में जो योगदान दिया, उसको लेकर याद किया जाए। और जो कहानी 1000 पहले हुई, अगर वो तब गढ़ी जा सकती थी, तो आज जो 2047 के विकसित भारत की कहानी हम गढ़ने जा रहे हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बड़ा संदेश देकर जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने कहा है कि घृणा और अतिवादी विचारधारा यदि 1026 ईस्वी में हुई थी, तो हमें उससे शिक्षा लेकर के हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है। इसलिए मैंने कहा विकास और विरासत, जब तक अपने इतिहास को आप नहीं स्मरण रखेंगे, इतिहास से शिक्षा नहीं लेंगे, तब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि हमको उसमें बैठ करके दुखी होकर के, जिसको अंग्रेजी में सिटिंग एंड मोपिंग अबाउट इट, आप आगे बढ़ करके देश का विकास हो, और हमको स्मरण रहे कि जो घृणा और अतिवादी विचारधारा है, उससे संघर्ष कैसे करना है, उसको समाज में पनपने नहीं देना है। और वो तभी ऐसा होगा जब इन सभी स्थानों के प्रति हमें गौरव होगा, हमें अपने अतीत पर गौरव होगा, अपने इतिहास पर गौरव होगा, अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपना जो ईश है, जो शिव है। मैं बार बार ये कहता हूं कि शिव के बिना इस देश की, इस सभ्यता की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको स्मरण होगा, आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर लोहिया ने भी यही कहा था कि राम, कृष्ण और शिव के बिना इस देश में किसी भी प्रकार की कोई सभ्यता और संस्कृति का कोई की परिकल्पना कर ही नहीं सकता है। यदि समाजवादी नेता ऐसा कह सकता है, तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में इतिहास, अपनी संस्कृति और विकास, उत्तरोत्तर विकास की जो भावना को जगाया है और उसके प्रति जो कार्य किया है, उसी का एक प्रकार से आप ये समावेश देख रहे हैं इस लेख में। इस लेख में कहीं भी ये नहीं कहा है कि हमारे मन में कोई कुटिल भावना होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पर, कि बार बार हमें सोमनाथ जी पर हमला किया गया, उसको तोड़ा गया, बार बार शिव उठते हैं, क्योंकि हिमालय को तो कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, और देश के महान ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र करते हैं। 1890 में स्वामी विवेकानंद वहाँ आए, और वहाँ से एक कहे चेतना जागृत हुई, और एक आंदोलन का रूप हुआ कि कैसे इसको फिर, जो एक खंडित रूप में है, उसको फिर से सहेजना है, संरक्षित करना है, और देश के सामने सिर्फ आस्था का प्रतीक करके ही नहीं पेश करना, एक संदेश ये देना है कि देश एक है, और इस एकता के सूत्र में ही पिरोया हुआ भारत है। और वो उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने भाषण दिया था, तो सोमनाथ का उल्लेख किया था कि जैसे सोमनाथ बार बार उठ करके खड़े होते हैं। शिव को, मैंने बोला कि शिव को कोई मिटा नहीं सकता जी, हिमालय को कोई हटा नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए तिरोधान भले हो सकता है। तो जिस प्रकार से वो उठते हैं, वही भावना, वही आस्था, वही विचार, वही कर्मठता भारतीयों में होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में उसका उल्लेख किया था, श्री सोमनाथ की महत्ता कितनी है। हमको सोमनाथ मंदिर की भावना, चूंकि कितने लोगों को मारा गया होगा, लेकिन उसको लेकर के किसी भी शिव भक्त के मन में, भारतीय के मन में ये भावना, घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घृणा से हमें दूर रहना है। घृणा और अतिवाद ने ही तो ये कुकर्म किया था वहां पर बार बार। इसलिए
उसी भावना को लेकर के प्रधानमंत्री विवेकानंद के बहुत बड़े अनुयायी हैं। आप जानते हैं, समय समय पर उनका उल्लेख करते रहते हैं अपने भाषणों में, अपने लेखों में, अपने विचारों में, मन की बात में। इसलिए वो प्रेरणा लेना चाहते हैं कि आज का जो हमारा समाज है, जो युवा वर्ग है, जो भारतवंशी है, वो प्रेरणा ले हमारे अतीत से और आगे चरई बेती आगे बढ़ता रहे और विकास करता रहे। इसीलिए उन्होंने एक लक्ष्य रखा है 2047 का, जब भारत पूर्णतया विकसित हो जाएगा, उस समय जो लोग होंगे वो इस बात को स्मरण करेंगे कि एक व्यक्ति था, एक प्रधानमंत्री था, जिसने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत और विकास को एक साथ एक जंजीर में किस प्रकार से लेकर जी के आगे बढ़ा है। यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इस लेख की। बिल्कुल, भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट एकता का प्रतीक है हमारा सोमनाथ मंदिर, और जो 1000 वर्ष पूर्व हुआ वो वर्तमान में एक बड़ा संदेश देकर जा रहा है और भविष्य में भावी पीढ़ी को भी एक बड़ी प्रेरणा यहाँ से मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश, इस लेख और इस वीडियो के साथ। फिलहाल प्रोफेसर तिवारी, इन तमाम विचारों को साझा करने के लिए डीडी न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा है कि अमेरिका इस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहे तनाव के बारे में एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। राजनयिकों के मुताबिक रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्य परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर 2 बार अक्टूबर और दिसंबर में बैठक कर चुका है। अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक उदाहरण बन सकती है। वहीं वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला नेता निकोलस मदुरो को आज न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित फेडरल कोर्ट में पहली बार पेश किया जाएगा। उन पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पेशी ऐसे समय में हो रही है जब उनकी गिरफ्तारी की वैधता और राष्ट्रपति इम्यूनिटी को लेकर कानूनी बहस तेज हो गई है। और आइए अब आपको मौसम से जुड़ी अपडेट दे देते हैं। उत्तर और पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। दृश्यता कम होने और सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में घने कोहरे से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उधर मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों और जम्मू में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई गई है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं आज और कल उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर पारा पड़ने का अनुमान लगाया गया है।
पर्यटन नगरी मनाली में नए साल पर सैलानियों की आमद में लगातार इजाफा हो रहा है। कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर नववर्ष पर करीब 80,000 सैलानियों ने दस्तक दी है और पर्यटकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बर्फबारी का दीदार करने के लिए पर्यटक सोलंग नाला के अटल टनल होते हुए लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं। वहीं कुल्लू में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर साहसिक खेलों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि कुल्लू मनाली की वादियां उन्हें काफी पसंद आ रही है। उन्होंने कहा कि वे मनाली में बर्फबारी की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन बर्फबारी न होने पर वे थोड़े निराश जरूर हुए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा सोलंग नाले से सुबह 10 बजे के बाद ही वाहनों को अटल टनल होते हुए लाहौल भेजने के साथ ही दोपहर 3 बजे के बाद उन्हें वापस मनाली की ओर रवाना किया जा रहा है, ताकि सड़क पर जमी बर्फ के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मनाली का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है और ठंड भी कोई विशेष अभी है नहीं। नागपुर से तो बहुत बेटर है, नागपुर बहुत गर्म रहता है हमारा महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल गए जो हमारे पैकेज में नहीं था, उसके आगे गए, फिर हम उसके बाद में हमटा पास करके आए। हमटा पास तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है वहाँ पर। मनाली में आके हम अटल टनल गए, अटल टनल क्रॉस किए। अटल टनल क्रॉस करने वहाँ पे हमें पहला जो स्नोफॉल, जो सेकंड दिन का स्नोफॉल हमें देखने को मिला, काफी अच्छा। जो हमने पहली बार जो स्नोफॉल देखा, हमने लाइव देखा हमने अटल टनल के पास। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।